हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं यश चंद्रा। आज इस हिंदी साहित्य की यात्रा में हमने कल देखा था रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति, औचित्य, काव्य गुण, काव्य दोष। तो उसके बाद रस दोष बच गया था, चूंकि समय थोड़ा ज्यादा हो रहा था और मेरी थोड़ी अभी व्यस्तता ज्यादा चल रही है, 2-3 दिनों तक चलेगी। और तो मैं कक्षा को, चलिए आज अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं। रस दोष की पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे की। रस दोष देखें तो जहां रस की रमणीयता, देखिए अगर आप ये पहली क्लास देख रहे हैं तो इससे पहले वाली क्लास जरूर देख लीजिए, क्योंकि इसका संबंध उस क्लास से है। तो अगर आप उस क्लास को देखे रहेंगे तो इसके साथ तारतम्यता बैठाना थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। तो अगर आप इस पे हैं तो प्लीज पहली क्लास उसको देख लीजिए। जहां रस की रमणीयता में आकर्षण हो उसे रस दोष कहते हैं। इसके भेद इस प्रकार हैं। स्वशब्द वाच्यत्व, जहां रस, भाव, विभाग आदि का वर्णन सनाम वर्णित हो, वहां स्वशब्द वाच्यत्व दोष होता है। जैसे मुख सुखाहि लोचन स्रवहि, शोक न हृदयम समाय, मनहु करुणा रस कटकहीं, उतरी अवध बजाय। यहाँ शोक न हृदय समाय व मनहु करुण रस कटकहीं कह कर क्रमशः शोक स्थायी भाव और करुण रस का वर्णन कर दिया। अतः उक्त दोहा स्वशब्द वाच्यत्व दोष से दूषित हो गया। ठीक है, इस तरह के, देखिए इस तरह की चीजें अगर आप ना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, अगर आप एक बार समझ लेते हैं कायदे से ना, तो जब कोई भी आपके परीक्षा में इस तरह के जो है वाक्य दिए रहेंगे, इस तरह के पद दिए रहेंगे, तो बड़े आसानी से आप समझ लेंगे इसमें कौन सा दोष समाहित है। विभावानुभाव की कष्ट कल्पना, जहां ये मालूम करना कठिन हो कि यह विभाव या अनुभाव किस रस का है, तब वहां उक्त दोष होता है। रस रस पुनरुद्दीप्त दोष, रस पुनरुद्दीप्त दोष, जब किसी रस का उत्कर्ष अपकर्ष बताने के लिए उसे बार बार उद्दीप्त किया जाता है तो रस पुनरुद्दीप्त दोष होता है वहां। परिपथ रसांग परिग्रह, जहां प्रस्तुत रस के साथ उसके विरोधी रस की सामग्री का वर्णन कर दिया जाता है, वहां परिपथ रसांग परिग्रह दोष होता है। जैसे श्रृंगार रस के साथ भयानक रस। अब जहां श्रृंगार की बात आ रही है तो जब भयानक रस हो जाएगा वहां, तो फिर इस रस की निष्पत्ति ही नहीं होनी है और अपने आप रस गायब हो जाएगा। भयानक रस के अंगों का वर्णन कर देना। भाई आप नायिका का वर्णन करते करते वहां कह दीजिए कि तुम्हारी आंखें चुड़ैल जैसी हैं, ठीक है, तुम्हारे होठ विभत्स हैं। तो अब ऐसी चीजें शब्द का जब प्रयोग कर देंगे तो श्रृंगार तो गायब हो जाएगा। अकांड प्रथन दोष, यह क्या होता है? जहां वर्ण्य विषय को छोड़कर अवर्ण्य या अप्रस्तुत विषय का विस्तार बतलाया जाए, वहां अकांड प्रथन दोष होता है। अंगभूत रसाति वृद्धि, अंगभूत रसाति वृद्धि, जहां काव्य में प्रधान रस अंगी का बराबर ध्यान न रखने के कारण अन्य किसी रस का अधिक विस्तार के साथ वर्णन किया जाता है, तब वहां अंगभूत रसाति वृद्धि दोष होता है। अंगी विस्मृत दोष, जहां आवश्यक प्रसंग उपस्थित होने पर आलंबन और आश्रय को बिल्कुल भुला दिया जाता है, वहां अंगी विस्मृत दोष होता है। प्रकृति विपर्यय दोष, जहां देश काल पात्रता आदि का उलट फेर कर के वर्णन किया जाता है, वहां प्रकृति विपर्यय दोष होता है। जैसे किसी दिव्य देवता नायक के वर्णन में संयोग श्रृंगार रूपी रति भाव का वर्णन। मनुष्य नायक का पर्वत आदि उठाने का वर्णन। अनंग वर्णन दोष, जहां जो प्रकृति रस का अंग न हो, वहां उस अंग का वर्णन कर देने पर यह होता है। अनौचित्य दोष, रचना में औचित्य, लोक शास्त्र मर्यादा का सदैव ध्यान रखना चाहिए। ऐसा न करने से रचना का रस भंग हो जाता है। कहा भी है, अनौचित्यादृते नान्याद्र सभंगस्य कारणम, अनौचित्यादृते नान्यद्र सभंगस्य कारणम,
अर्थात अनौचित्य के बराबर रस भंग का अन्य कोई कारण नहीं। ठीक है, अनौचित्य के मतलब अनौचित्य सबसे बड़ा रसभंग का कारण बन सकता है। यहां देखते हैं विभिन्न आचार्य हैं और उन्होंने दोषों की संख्या कितनी मानी। भरत मुनि जी कहते हैं 10 दोष हैं, भामक कहते हैं नहीं केवल 3 है, सामान्य, वाणी और अन्य। वामन जी कहते हैं 4 दोष हैं भाई, पद, पदार्थ, वाक्य और वाक्यार्थ। मम्मट कहते हैं नहीं 3 ही हम भी मानेंगे, शब्द, अर्थ और रस। तो इस प्रकार से यह रस दोष रहा। अब देखते हैं शब्द शक्ति। यहां से कई बार प्रश्न पूछा गया है और मैं जो क्विज कराता हूं प्रतिदिन शाम 5 बजे मैं टेलीग्राम पर 25 प्रश्नों की एक श्रृंखला लेके आता हूं जिसमें काफी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। आप भी कर सकते हैं, चाहें तो लिंक दिया रहता है, ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम टीजीटी पीजीटी हिंदी। तो वहां शब्द शक्ति से प्रश्न कई बार बहुत सारे प्रश्न आए हैं। शब्द शक्ति की बात करें तो जो शब्द होता है उसमें कितनी प्रकार की शक्ति होती है। देखिए शब्दों में भी शक्ति होती है। कैसे? जैसे आप गाली क्यों देते हैं? मैं एक सीधा सा प्रश्न अगर आपसे पूछूं तो आप गाली कब देते हैं? आप गाली तब देते हैं जब आपके मनोभावों का जो आवेग होता है, जो आपके मनोभाव व्यक्त करने की शक्ति है, जब वे सामान्य शब्द वहन नहीं कर पाते, यानी कि आप सामने वाले को चोट पहुंचाना चाहते हैं वाणी से, लेकिन सामान्य शब्द सक्षम नहीं पा रहे हैं। मान लीजिए सामने वाला है, आप उसे कहना चाह रहे हैं, मतलब बहुत क्रोधित हैं उससे, अब आप सामान्य शब्द का प्रयोग करिए, आप बहुत दुष्ट प्रकृति के इंसान हैं। तो देखिए इस शब्द से आपके जो क्रोध हैं, जो आपके भाव हैं, वो व्यक्त नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तब क्या करते हैं? तब आप अनुचित शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो उन शब्दों में वे शब्द शामिल होते हैं जो उस व्यक्ति को भावनात्मक रूप से प्रिय होते हैं। तो क्या होता है, जब आप गाली देते हैं तो फिर आपकी अंतरात्मा संतुष्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके जो भाव थे, जिस स्तर के थे, उस स्तर के शब्दों का आपने प्रयोग किया और वे भाव उस शब्द के माध्यम से निकल गए। तो यह होता है शब्द की शक्ति की बात। हालांकि यहां हम काव्य की बात करते हैं, काव्य शास्त्र की बात करते हैं, तो यहां हम मुख्य रूप से 3 शास्त्रीय शक्ति की बात करेंगे जो काव्य शास्त्र बताता है। काव्य शास्त्र गालियों की चर्चा नहीं करता। ठीक है, मैंने बस एक सामान्य ऐसा उदाहरण रखने का प्रयास किया, तो आप इसको उदाहरण मत बना लीजिएगा कहीं भी। शब्द का अर्थ उद्घाटित करने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द का अर्थ। अब यह कितने प्रकार की होती है शब्द शक्ति? तो 3 प्रकार की होती है मुख्य रूप से, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा का मतलब वाचक, शब्दवाचक हो, अर्थवाच्यार्थ। लक्षणा लक्षक और लक्ष्यार्थ अर्थ हो उसका, यानी कि कहा कुछ और जा रहा है, लक्ष्य कुछ और। व्यंजक, व्यंजना का व्यंजक शब्द हो और व्यंग्यार्थ हो, यानी कि कोई और अर्थ निकल रहा हो। अब एक एक करके इसकी परिभाषा देखते हैं। अभिधा, जहां स्मृति, बुद्धि, अनुभूति, शब्दकोशादि के आधार पर कहे हुए शब्द के सुनते ही सबसे प्रथम जिस अर्थ का बोध होता है उसे वाच्यार्थ कहते हैं। मतलब कहते ही आपके अर्थ समझ में आ जाए। जैसे मैं कहूं यह टेबल, तो आपको ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं, आपको टेबल पहले से पता है। ठीक है, आप तुरंत समझ जाएंगे। वाच्यार्थ को कहने वाला शब्द वाचक कहलाता है। जिस शक्ति द्वारा यह अर्थ मालूम होता है उसे अभिधा कहते हैं। इस शक्ति के द्वारा अनेकार्थी शब्दों के एक अर्थ का बोध होता है। लक्षणा, लक्षणा की बात करें, जब अभिधा द्वारा प्राप्त अर्थ को ग्रहण करने में किसी प्रकार की बाधा आ पड़ती है और मुख्यार्थ से संबंधित कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है तो उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। लक्ष्यार्थ के वाचक शब्द को लक्षक और लक्ष्यार्थ निर्धारित शक्ति को लक्षणा शक्ति कहते हैं। मुख्यार्थ को ग्रहण न करने का कारण कोई कवि या लोक परंपरा होती है। मतलब जो उस शब्द का वस्तुतः अर्थ सामान्य अभिधा में होता है वह अर्थ नहीं होगा, अथवा कोई प्रयोजन होता है। लक्षणा के 2 भेद होते हैं, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा की बात करें या निरूढ़ा लक्षणा भी कहेंगे इसे, जहां मुख्यार्थ को ग्रहण करने में कवि,
लोक परंपरा के कारण रुकावट पड़े, वहां रूढ़ लक्षणा होती है। जैसे फली सकल मन कामना लुट्यो अगणित चैन। मन कामना कोई वृक्ष नहीं है कि फले, और चैन कोई धन नहीं है कि लूटा जा सके। पर ऐसा कहने की एक रूढ़ सी चली आ रही है। अतएव यहां फली का अर्थ है पूर्ण हुई, और लुट्यो का अर्थ हुआ प्राप्त किया आदि करना होगा, इसलिए यहां रूढ़ लक्षणा होगी। इसके दो भेद हैं, गौड़ी और शुद्धा। ठीक है, रूढ़ लक्षणा के। गौरी रूढ़ा लक्षणा, जब किसी विशेष गुण के लिए रूढ़ लक्षणा होती है तब वहां गौड़ी रूढ़ी होती है। जैसे अचेतन थे सब नर नार। अचेतन का मुख्य अर्थ क्या होता है? निर्जीव या मृत, लेकिन यहां तो कह रहे हैं सब नर नार, किंतु यह बेहोश के अर्थ में रूढ़ हो गया। मतलब कहते हैं ना कि जैसे अभी कभी आप सुने होंगे, लोग कहते हैं अचेत हो गया यह आदमी, ठीक है, अचेत होके गिर गया, तो इस अर्थ में रूढ़ हो गया है। अचेतन एक गुण भी है, जहां यहां गौड़ी रूढ़ी होगी। शुद्ध रूढ़ा लक्षणा की बात करें अगर, तो जब किसी गुण विशेषारिक्ति अन्य किसी संबंध में लक्ष्यार्थ का बोध हो, वहां शुद्ध रूढ़ा लक्षणा होगी। जैसे पंचनद है अभिजन मेरा। पंचनद 5 नदियां, अभिजन जन्मभूमि। पंचनद का मुख्यार्थ है 5 बड़ी नदियां, पंचनद का मुख्यार्थ होगा। थोड़ा सा पेज छोटा करना पड़ेगा यहां पे क्योंकि फ्रेम से बाहर जा रहा है। 5 नदियां, परंतु यह शब्द पंजाब प्रांत के अर्थ में रूढ़ हो गया, पंचनद। इसी प्रकार पंकज, विहंग, मृग शब्दार्थ के मुख्य अर्थ क्या है? कीचड़ में पैदा होने वाला, आकाश में गमन करने वाला विहंग, और वनेचर पशु मृग। परंतु ये क्रमशः कमल, पक्षी और हिरण के अर्थ में रूढ़ हो गए हैं। ठीक है, यहां पंकज आदि शब्दों का लक्ष्यार्थ किसी गुण के कारण नहीं है, अतः यहां शुद्धा रूढ़ा हो गया। प्रयोजनवती लक्षणा देखते हैं, जहां किसी प्रयोजन के कारण शब्द के मुख्यार्थ में बाधा पड़े, वहां प्रयोजनवती लक्षणा होती है। जैसे मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है, रतन धन पायो, कैसा? राम, रामचंद्र जी को रत्न धन कहा गया है। यहां रत्न धन का मुख्यार्थ धन संपत्ति, किंतु यहां ईश्वर भक्ति सूचित करने के प्रयोजन से रतन धन का अर्थ सर्वशक्तिमान या अत्यंत सुखदायी आदि करना होगा। इसके भी दो भेद हैं, गौड़ी और शुद्धा। गौड़ी प्रयोजनवदी लक्षणा की बात करें तो जहां सादृश्य, समान गुण या धर्म लक्ष्यार्थ के बोध कराने में कारण हो, वहां गौड़ी प्रयोजनवती लक्षणा होगी। जैसे पुन बंदहु गुरु के पद जल जात, यहां पर पद जल जात में गौड़ी प्रयोजनवती लक्षणा होगी। पद पांव, जलजात कमल नहीं हो सकते, इसीलिए यहां इसका अर्थ कमल के समान कोमल पाव आदि करना होगा। इसी प्रकार राशि मुख, कर पंकज, खंजन नेत्र, मृगनयनी आदि में भी गौड़ी प्रयोजनवती लक्षणा होगी। इसके भी दो भेद हैं, सारोपा साध्यावसाना। गौड़ी सारोपा की बात करें, जहां किसी वस्तु पर सादृश्य गुण के कारण किसी अन्य वस्तु का आरोप किया जाए, वहां गौड़ी सारोपा होती है। जैसे प्राण पखेरु वीर के उड़त एक ही बार। ठीक है, जो वीर होते हैं वो एक ही बार मरते हैं, पर सादृश्य गुण उड़ना के कारण प्राण पर पक्षी का आरोपण किया गया है। ठीक है, प्राण को पक्षी की तरह उड़ने की बात की है, इसलिए यह गौड़ी सारोपा है, आरोपित किया गया है। प्राण वस्तुतः पक्षी नहीं है, इससे मुख्यार्थ की रुकावट भी है, परंतु प्रयोजन से लक्ष्यार्थ होगा। मतलब यहां प्रयोजन बताया, प्राण के निकलने को उसे उड़ना कहा जाएगा, और उड़ेगा तो पक्षी ही। तो जब उड़ने का संबंध स्थापित किया जा रहा है तो पक्षी से स्थापित किया जाएगा, और किसी चीज से नहीं कहा जा सकता। या जैसे दीपक का बुझ जाना भी कभी कभी मृत्यु को प्रदर्शित करने के लिए क्या कहा जाता है? दीपक का बुझ जाना। दीपक और उसका बुझना दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन प्राण में उसका आरोपण किया जाता है। ठीक है, उसी तरह से यहां उसका प्रयोग किया गया है। गौड़ी साध्यावसाना, जहां केवल लक्षक शब्दों द्वारा ही किसी वस्तु पर का कथन कर दिया जाए गुण सादृश्य के कारण, इसमें केवल
आरोप्यमाण ही रहता है, आरोप विषय नहीं। जैसे श्वेत पीत संग श्याम धार अनुगत सम अंतर सोहन त्रिगुण त्रिदेव त्रिजग प्रतिभास निरंतर। यहाँ श्वेत पीत और श्याम धार का आरोप वर्ण सादृश्य के कारण क्रमशः, देखिए वर्ण सादृश्य, यह जो रंग है यह क्या करेगा, यह गंगा जी श्वेत, सरस्वती पीत और यमुना जी श्यामा, तो इनके नाम के जगह इस रंग का प्रयोग किया गया। जैसे आप कभी कभी क्या होता है किसी के सामने मान लीजिए सामने किसी को नहीं कहते, कोई काला है तो आप सामने नहीं कहते, या किसी का कुछ नाम रख देते हैं, किसी के सामने कहते हैं फलनवा, नाम नहीं लेते आप, उसके रंग से उसे संबोधित करते हैं। हालांकि बहुत गलत चीज है, लेकिन आप ऐसा करते हैं और समाज में हमारे ऐसा चलता है। तो यह क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, आरोपण किया गया, ठीक है, परंतु इन तीनों का यहां वर्णन नहीं किया गया है। अतः यहां गौड़ी साध्यावसाना है, यहां उनका प्रयोग किया गया उन्हीं के नाम के संदर्भ में, लेकिन यहां अलग हो गए। शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा, जहां सादृश्य संबंध के अतिरिक्त अन्य किसी संबंध से लक्ष्यार्थ का बोध हो, वहां शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा होती है। जैसे कर तू धर्मामृत का पान, यहां धर्मामृत में धर्म और अमृत में सादृश्य संबंध नहीं है, परंतु तात्पर्य में संबंध है। यहां मुख्यार्थ की रुकावट है, मुख्य अर्थ नहीं आ रहा है, क्योंकि धर्म वस्तुतः अमृत नहीं है, परंतु कार्यों की समानता है। यहां शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा है। जैसे धर्म आपको अमर करता है, वैसे अमृत करता है। इसमें चार भेद हैं। कौन सा, अजहत स्वार्था या उपादान लक्षणा, जहत स्वार्था या लक्षण लक्षणा, शुद्धा सारोपा और शुद्धा साध्यावसाना। अजहत स्वार्था देखते हैं, जहां प्रयोजनीय अर्थ की प्राप्ति के लिए मुख्यार्थ को न छोड़ते हुए किसी दूसरे के अर्थ ग्रहण करने में अजहत स्वार्था होती है। जैसे धवल धाम चहु और फरहरत भुजा ध्वजा पताका ध्वजा धहरत घंटा धुनि धमकत धौसा करिसा को। ध्वजा यहाँ ध्वजा है, धरत गुंजना है, धुनि ध्वन धौसा नगाड़ा शाखा शब्द। ध्वजा स्वयं नहीं लहराती, घंटे की ध्वनि अपने आप नहीं गूंजती, तथा नगाड़े का शब्द अपने आप नहीं होता, क्योंकि ये सब जड़ पदार्थ हैं, स्थिर हैं। अतएव यहाँ ध्वजा घंटे नगाड़े का लक्ष्यार्थ होगा। ध्वजा पकड़ने वाला, पकड़ते हुए कोई व्यक्ति, घंटा बजाने वाला कोई व्यक्ति अथवा नागाड़ा बजाने वाला कोई व्यक्ति, इन सब में क्रमशः ध्वजा घंटा नगाड़ा उपादान भी है, और इन शब्दों में अपना मुख्यार्थ भी नहीं छोड़ा है, क्योंकि उसी से संबंधित व्यक्ति का आक्षेप किया गया। यहाँ सादृश्य से अतिरिक्त संबंध है, इसमें शुद्धा है और प्रयोजन है और गंगा की महत्ता प्रकट करना। जहत स्वार्था देखते हैं, जहां मुख्यार्थ को छोड़कर अन्य अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है, वहां जहत स्वार्था होता है। अजहत स्वार्था में शब्द अपना मुख्यार्थ नहीं छोड़ता, उसी से संबंधित कोई अन्य अर्थ लगा लिया जाता है, परंतु जहत स्वार्था में शब्द अपने मुख्यार्थ को बिल्कुल छोड़ देता है। जैसे भानुताप उपजावे जिसको वह ज्वाला न जड़ावे किसको, व्याकुल जीव समूह निहारे हाथ हुतासन से सबहारे। हुतासन का मुख्यार्थ है यज्ञ की अग्नि, किंतु यहां इसका लक्ष्यार्थ होगा प्रचंड धूप। हुतासन शब्द ने अपने अर्थ को एकदम छोड़ दिया, इससे यहां जहत स्वार्था होगा। शुद्धा सारोपा प्रयोजनवती लक्षणा, जहां किसी वस्तु का किसी के सादृश्य संबंध न होने पर भी एक वस्तु का दूसरी पर आरोप किया जाए। जैसे निर्धन के धन राम, निर्बल के बल राम, तो निर्बल के पास भी बल है और निर्धन के पास भी धन है। श्री रामचंद्र जी पर क्रमशः धन और बल का आरोप किया गया। धन और बल का मुख्यार्थ तो होता है संपत्ति और शक्ति, परंतु रामचंद्र जी संपत्ति और शक्ति नहीं है, अतएव यहां इसका लक्ष्यार्थ होगा सुखद और रक्षक। अतः यहां शुद्धा सारोपा प्रयोजनवती लक्षणा होगी। शुद्धा साध्यावसाना, जहां आरोप्यमाण जिन शब्दों से आरोप किया जाए ही रहता है, आरोप विषय जिस पर आरोप किया गया हो नहीं रहता, वहां शुद्धा साध्यावसाना होता है। परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि
दोनों में सादृश्य संबंध न हो। जैसे बौरे ने कहा बिछावती, फिर सेज कृसान, सुन्यो न मेरे प्राण धन, चहत आज कहु जान। यहां बैरिन शब्द सखी के लिए और कृषान शब्द फूलों के लिए आया है। केवल आरोप्य माड़ा रहने से साध्यावसान और सादृश्य संबंध के न होने के कारण शुद्धा साध्यावसाना प्रयोजनवती है। व्यंजना वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों के अतिरिक्त जिस अद्भुत अर्थ का बोध होता है उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं। जिस शब्द से यह अर्थ प्राप्त होता है उसे व्यंजक कहते हैं। जिस शक्ति के द्वारा व्यंग्यार्थ का ज्ञान होता है उसे व्यंजना कहते हैं। इसके दो भेद हैं, शाब्दी और आर्थी। शाब्दी व्यंजना की बात करें कि जहां व्यंजना शब्द पर निर्भर होती है वहां शाब्दी व्यंजना होती है। जैसे चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिवे वृषभानुजा, वे हलधर के वीर। वृषभानुजा यहां किसको बताया? राधा और गाय दोनों, और हलधर बलराम और बैल दोनों का। हलधर माने बैल भी होता है, बलराम भी होता है, और वृषभानुजा गाय को भी कहते हैं और राधा को भी कहा जाता है। यहाँ हलधर और वृषभानुजा में श्लेष होने के कारण एक गुप्त परिहास व्यंग्य है, परंतु वह इन व्यंजक शब्दों पर ही निर्भर है। यदि इनकी जगह इन्हीं के पर्यायवाची शब्द रख दिए जाएं तो फिर यह चमत्कार न रह जाएगा। ठीक है, यहां व्यंजना शब्द पर निर्भर है, अतः यहां शाब्दी व्यंजना होगा, शब्द के द्वारा व्यंजित हो रहा है। इसके भी दो भेद हैं, अभिधा मूला और लक्षणा मूला। और जो अभिधा का गुण होगा, जो लक्षणा का, वो इसमें दिखेगा। अभिधा मूला की बात करें तो जहां अनेकार्थी शब्दों का अभिधा द्वारा एक अर्थ निश्चय हो जाने पर भी कोई अद्भुतार्थ निकले, वहां अभिधा मूलक शाब्दी व्यंजना होती है। जैसे आरंजित हो उषा सुंदरी ने सुख माना, लोहित आभा वलित वितान अधर में ताना। यहां अभिधा से उषा काल का वर्णन निश्चित हो गया, किंतु आरंजित पुलकित लोहित, उषा सुंदरी से उषा नामक स्त्री, उषा या प्रभात रूपी स्त्री, अधर ओष्ठ आकाश, वितान साड़ी और चंदोवा, शब्दों के भिन्नार्थ होने से एक अर्थ नायिका संबंधी भी निकल रहा है। अतः यहां अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना होगा। लक्षणा की बात करें तो जहां लक्षार्थ द्वारा एक अर्थ निश्चित हो जाने पर भी कोई दूसरा विलक्षण अर्थ निकलता हो, वहां लक्षणा मूला व्यंजना होती है। जैसे लालोड़ीस श्री जनक को लख, तत्काल झगड़ा मिट गया। लालोड़ीस श्री जनक, लाल पगड़ी पहने हुए श्री जनक नामक सिपाही, और लाल पगड़ी पहने हुए श्रीमान पिताजी। यहां लक्षणा में सिपाही को देखकर दो लड़ते हुए व्यक्तियों को झगड़ा शांत होने का अर्थ निश्चित हो जाने पर भी एक दूसरा विचित्र अर्थ निकल रहा है। बाहर से आते हुए पिताजी को देख दो झगड़ते हुए सहोदर भाइयों में समझौता हो गया। अतः यहां लक्षणा मूढ़ा शाब्दी व्यंजना है। ठीक है, आर्थी व्यंजना, जहां व्यंजना अर्थ पर निर्भर होती है वहां आर्थी व्यंजना होता है। जैसे अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। माता के स्नेह और दैन्य का चित्रण व्यंग्य है, जो कि शब्दगत नहीं अपितु उसके अर्थ पर निर्भर है। यदि उपयुक्त शब्दों के अर्थ स्थान पर उसके प्रतिशब्द भी रख दिए जाएं तो भी चमत्कार नष्ट नहीं होगा यहां पर। अतः यहां आर्थी व्यंजना है। क्यों? सारा दारोमदार अर्थ पर है। इसके 9 प्रकार बताए गए हैं। कौन से? वक्तृ वैशिष्ट, यहां प्रकारों से हमसे मतलब नहीं है, इतना डेप्थ में नहीं जाना है। बोधव्य वैशिष्ट, काकु वैशिष्ट, वाक्य वैशिष्ट, वाच्य वैशिष्ट, अन्न सानिध्य वैशिष्ट, प्रस्ताव वैशिष्ट, देश वैशिष्ट और काल वैशिष्ट। अब देखते हैं तात्पर्य शक्ति, तात्पर्य वृत्ति या शक्ति। कुछ आचार्यों ने तात्पर्य नाम की शब्द शक्ति भी मानी है। इनके मतानुसार आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि पूर्ण शब्दों से वाक्य का अर्थ माना जाता है। अकेला शब्द पूरा अर्थ देने में असमर्थ होता है, उसे ही यह तात्पर्य वृत्ति कहते हैं।
और इसमें आकांक्षा, सन्निधि, योग्यता आदि आएंगे। आकांक्षा, जहां शब्दों के अर्थ की प्राप्ति के लिए दूसरे शब्दों को चाह रहती है, उसे आकांक्षा कहते हैं। जैसे बंदर या पानी कह देने से किसी अर्थ का बोध नहीं हो रहा है। यदि इन शब्दों में आकांक्षित शब्द बोलता है, बरसता है जोड़ दिए जाए तो वाक्यार्थ की पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, पानी बरसता है, बंदर बोलता है, तो पूरा शब्द हो गया। ठीक है, सन्निधि की बात करें, जहां शब्दों से अर्थ की प्राप्ति के लिए उससे संबंधित किन्हीं अन्य शब्दों के जोड़ने की आवश्यकता होती है, उसे सन्निधि कहते हैं। जैसे जूते, पत्थर, शब्द कह देने से किसी अर्थ का बोध नहीं होता है। यदि इन शब्दों में इनके समीपवर्ती शब्द दरवाजे के पास रखे हुए, सड़क पर पड़ा हुआ जोड़ दिया जाए तो वाक्यार्थ की पूर्ति हो जाती है। योग्यता, वाक्य के विभिन्न शब्द कालिक और दैसिक दृष्टि से पर्याप्त निकट होने चाहिए। यदि एक वाक्य के 4 शब्द 1-2 दिनों के अंतराल पर बोले जाएं, कालिक अंतर या अलग अलग पृष्ठों पर लिखे जाएं, दैशिक अंतराल, तो अर्थबोधन की क्षमता पैदा नहीं होती। भाई आज आपने किसी को बोला, मान लीजिए सुबह आप किसी से मिले और उससे कहिए, पता है यार आज ना एक, और उसके बाद चुप हो जाइए। उसके बाद उसको फिर दोपहर में मिलिए और उससे बताइए एक, उसके बाद कहिए अजीब घटना, उसके बाद फिर चुप, फिर 2-3 घंटे बाद मिले फिर बताइए, तो क्या इससे अर्थ पूरा निकलेगा? तो इस तरह से यह क्या हो गया, यह पर्याप्त निकटता होनी चाहिए, कालिक और दैसिक। ठीक है, वह है खेल रही और मोहनी नहाता है, ऐसा कहने से कोई अर्थ न होगा, परंतु उसे इस प्रकार रख दिया जाए, उसे ठीक ठीक अर्थ की प्राप्ति हो जाए तो वहां योग्यता की जरूरत होगी। जैसे अब इस वाक्य को आप देखिए, यह जो वाक्य था अभी खेल रहा नहाता, इस वाक्य को आप सही सेंटेंस पिरो दीजिए, पूरा अर्थ निकल आएगा। वह नहाता है और मोहिनी खेल रही है। ठीक है, तो पूरा अर्थ यहां पे निकल गया। तो यह योग्यता है, जो है वृत्ति, तात्पर्य वृत्ति या शक्ति की। तो यहां पर हमारी क्लास समाप्त हो रही है आज की, और इस कक्षा में हमने देखा तो यहां तक की कक्षाएं काव्य शास्त्र संपन्न होता है। अब अगला हम हिंदी भाषा और व्याकरण पे चर्चा करने वाले हैं। तो अगली क्लास में हम भाषा और व्याकरण को लेकर मिलते हैं। बहुत सारे लोगों की शुरू में ही डिमांड थी, तो आज आप लोगों की पूरी हो रही है, क्योंकि देखिए क्रम से चलना थोड़ा आवश्यक होता है। हालांकि भाषा और व्याकरण का क्रम से कोई लेना देना नहीं, मैं पहले भी करवा सकता था, लेकिन मुझे लगा कि वहीं से प्रारंभ करना सही होगा। और भाषा और व्याकरण एक ऐसा हिस्सा होता है हिंदी साहित्य के अध्ययन में कि आपको हर परीक्षा में काम देने वाला है। तो आप यूपीएसआई दे रहे हैं, बिहार एसआई दे रहे हैं, बीईओ का पेपर देंगे, बीडीओ का पेपर देंगे, एसएससी दे रहे हैं, कहीं भी आप जाएंगे अगर हिंदी से प्रश्न आ रहे हैं तो भाषा व्याकरण से आने ही आने हैं। तो यह मान के चलिए आपकी जो हमारी अगली कक्षा स्टार्ट होने वाली है, प्रारंभ होने वाली है, तो आप भले अभी तक पढ़े ना पढ़े, लेकिन अब आगे वाली क्लास जरूर सुनिएगा। और दूसरी चीज, अगर आप लोगों के संपर्क में कोई है जो छोटी मोटी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, जहाँ पे हिंदी से संबंधित प्रश्न आते हैं, व्याकरण से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो उन तक यह वीडियो जरूर पहुंचाइए, क्योंकि यह उनके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है निसंदेह। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को और धन्यवाद देखने के लिए वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।